अटेंशन अटेंशन अटेंशन। दोस्तों, आप सबका एनएससी फिजिक्स क्लास में वेलकम है, स्वागत है। आज मैं एक साथ 3 चैप्टर लेके आया। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं। नाम है रोटेशनल डायनामिक्स, सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। 11th फिजिक्स का सबसे लंबा चैप्टर ये होता है, क्योंकि 3 चैप्टर एक साथ है। श्योर है कि लंबा होगा और थोड़ा सबसे ज़्यादा अभी तक का सबसे ज़्यादा ये टफ चैप्टर कहलाता है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। खास की जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात होगी तब वहाँ पे जाके हम लोगों को पूरा इंटीग्रेशन का कंसेप्ट चाहिए। किसका? इंटीग्रेशन का। तो हर तरह के एग्जामिनेशंस के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में खासकर नीट, आईटी, जेईई मेंस, उसके लिए चैप्टर खासकर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों, जो चैप्टर शुरू हो रहा है उसका नाम है रोटेशनल डायनामिक्स, सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दोस्तों, व्हाट इज रोटेशनल डायनामिक्स? तो दोस्तों, ये एक ब्रांच होता है फिजिक्स का जिसमें रोटेशनल मोशन का स्टडी किया जाता है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals rotational motion is called rotational dynamics। तो रोटेशनल डायनामिक्स फिजिक्स की एक शाख है, एक ब्रांच है, जिसमें हम लोग रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति का स्टडी करते हैं। अब व्हाट इज रोटेशनल मोशन, ये आप जान ही रहे हैं। मोशन अराउंड एनी एक्सिस, किसी एक्सिस के अराउंड अगर ऑब्जेक्ट रोटेट हो रही है, that motion is known as rotational motion. Motion around any axis is called rotational motion। जैसे आप लोगों ने बचपन में लट्टू नचाया होगा, टॉप लट्टू, उसमें क्या होता है, एक कील होता है, एक नेल, उसी के चारों तरफ घूमती है। वो जो कांटी है, नेल है, वो किसका काम करता है? एक्सिस का काम करता है। The motion around any axis is known as rotational motion। इस फैन की बात करें तो ये फैन भी क्या होता है, एक डंडे के अराउंड रोटेट करता है। वो डंडा किसका काम कर रहा है? एक्सिस का काम कर रहा है। तो मोशन अराउंड एनी एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। अगर आपका जो साइकिल का पहिया है उसको उठा दें, थोड़ा उठा लें, जमीन से ऊपर उठा लें और उसको घुमा दें, वो मोशन क्या होगा? रोटेशनल होगा। उसकी जो धुरी है, धुरी, एक्सिस, एक ही बात होता है, अक्ष। अर्थ भी अपने एक्सिस के राउंड रोटेट करती है, तब जाकर आपका ये डे और नाइट होता है। दिन और रात क्यों होते हैं? ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ द अर्थ। अर्थ अपने एक्सिस पे पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है और 24 घंटे में एक पूर्ण चक्कर लगाती है। वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है और ये 24 आवर्स में एक कंप्लीट रोटेशन इसका होता है। तो दोस्तों, किसी भी एक्सिस के अराउंड जो रोटेशन होगा दैट इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। जैसे देखिए, अब ये फैन रोटेट हो रहा है, एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा है, इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। ये कुछ एंगल बना रही है। क्या कर रही है? एंगल बना रही है। मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया है, एक छोटा सा पत्थर ले ले, उसको धागे में बांध दे, धागे को एक डंडे में बांध दें और फिर उसको आप गोल गोल रोटेट कराएं। ये फिगर आपको दिख रहा होगा। एक छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट है, ये धागा है, एक डंडा है, इसे बांध दिया, इसको गोल गोल हम लोग घुमा रहे हैं। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिसको थीटा से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला आपने कई बार पढ़ा है, आर्क बाई रेडियस, एल बाई आर, हिंदी में बोलते हैं चाप बट्टे त्रिज्या। ऐसा यूनिट याद होगा, रेडियन होता है। इसके बाद है एंगुलर वेलोसिटी, जिसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये भी देखिए पिछले कई बार से आ रहा है, बार बार आ रहा है। मैंने कहा ना, जब तक फिजिक्स पढ़ेंगे पीछे नहीं छोड़ेगा। कौन? एंगुलर वेलोसिटी, जिसको आप कोरियर वेव कहते हैं। ये टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ओमेगा से डिनोट करते हैं, फॉर्मूला डी थीटा बाई डी टी, थीटा बाई टी, 2 पाई बाई टी, 2 पाई एन और वी बाई आर। ये सारे फॉर्मूले एक ही ओमेगा के होते हैं। सब आपको कैसे होते हैं, सब पीछे आपको पढ़ाया गया है। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी बताया गया था। फिर सर्कुलर मोशन चैप्टर में भी हम लोग इस पे चर्चा किए थे। यूनिट की बात करें, रेडियन पर सेकेंड, डायमेंशन भी आपको याद होगा, m0, l0, t इनवर्स। अब आइए एंगुलर एक्सीलरेशन, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें है एंगुलर
एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन कोणीय त्वरण कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन देखिए, एक्सीलरेशन होता क्या है? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन कीजिए, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ एंगुलर एक्सीलरेशन लगा हुआ है तो वेलोसिटी के जगह पे आप क्या बोल दीजिए? एंगुलर वेलोसिटी। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। कोई भी एक्सीलरेशन होता ही है वेलोसिटी में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर। क्योंकि यहाँ एंगुलर लगा हुआ है तो यहाँ हम लोग कहेंगे द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन, कोणीय त्वरण डिनोटेड बाय अल्फा। इसको अल्फा से नीचे से कट रहा है ना, ये ठीक है, आ रहा है। इनको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय अल्फा। तो दोस्तों अल्फा का जो फार्मूला होगा डी ओमेगा बाई टी, डी ओमेगा बाई टी, या फिर डी स्क्वायर थीटा बाई डी स्क्वायर, ये डिफरेंशिएशन वाला फॉर्म है। यूनिट की बात करें तो रेडियन सेकंड इनवर्स 2 होगा और डायमेंशन m नॉट l नॉट t इनवर्स 2 होगा। यही एक एक्सीलरेशन है जिसका यूनिट अलग होता है। हमने आपको 10 तरह के एक्सीलरेशन बताए थे, एक को छोड़कर बाकी सब का यूनिट सेम होता है। ये एक एंगुलर एक्सीलरेशन ही ऐसा है जिसका यूनिट अलग, डायमेंशन अलग। इसका यूनिट क्या हो गया? रेडियन सेकेंड इनवर्स 2। यूनिट क्या हो गया? यूनिट हुआ ना रेडियन सेकेंड इनवर्स 2 और डायमेंशन हो गया m नॉट l के इनवर्स 2। अब आप मेन टॉपिक पे आ रहे हैं, इसके इक्वेशंस निकालना, इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स, आपने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ा था, उसमें v बराबर u प्लस डी, a बराबर v माइनस u बाई टी, s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2s, a बराबर v स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले आपको पीछे पढ़ाया गया, 9th से पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास में ही ना था ये आपका ऐसा फॉर्मूला। इसमें याद होगा आपको v इज फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, u को इनिशियल वेलोसिटी, a को एक्सीलरेशन, प्रारंभिक वेग को क्या मानते थे? u, अंतिम वेग को v, एक्सीलरेशन को a, डिस्प्लेसमेंट को, विस्थापन को s, टाइम t। देखो यार, ये टाइम एक ऐसा चीज है ना जो कभी किसी पे डिपेंड नहीं करता, नहीं बदलता है। चाहे रोटेशनल मोशन हो, लीनियर मोशन हो, टाइम टाइम है, वो हमेशा t ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। बाकी हम क्या चेंज करेंगे, जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी की बात होती थी, जिसको हम लोग u से डिनोट करते थे, उसको हम लोग मानेंगे ओमेगा 1। इनिशियल शुरू है तो 1 मान लेंगे, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग मान लेंगे ओमेगा 2। ये दो काम करेंगे। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, प्रारंभिक कोणीय वेग को मानेंगे ओमेगा 1, अंतिम वाले को मान लेंगे ओमेगा 2। प्रारंभिक वाले को क्या मानेंगे? ओमेगा 1, अंतिम वाले को क्या मानेंगे? ओमेगा 2। एक्सीलरेशन a जहां पे आता था वहां पे अल्फा बैठा देंगे, एंगुलर एक्सीलरेशन बैठा देंगे। लीनियर एक्सीलरेशन की जगह पे क्या बैठा देंगे? एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा पुट करेंगे। और फिर आप डिस्प्लेसमेंट जहां s आता था वहां पे थीटा पुट करेंगे। s होता था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ गोल गोल घूम रहा है, यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो s के जगह पे थीटा बैठाएंगे। s के जगह पे थीटा, तो v के जगह पे ओमेगा 2, u के जगह पे ओमेगा 1, a के जगह पे अल्फा, t तो t रहेगा, s के जगह पे थीटा। आप पहले जो इक्वेशंस पढ़े, इक्वेशंस ऑफ मोशन, उन्हीं में आप ये चेंज करेंगे तो नए इक्वेशंस बन जाएंगे जो इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स कहलाते हैं। जैसे देखा जाए v इक्वल होता है u प्लस at, ये फाइनल वेलोसिटी है या फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। v के जगह पे ओमेगा 2, u के जगह पर ओमेगा 1, a के जगह पे अल्फा और t अपने जगह है। t में कोई चेंजिंग नहीं होता है।
एक नया इक्वेशन बन गया। तो अगर आप निकालना सीखते हैं, रटते नहीं है, तो जिंदगी भर याद होगा। अगर समझ रहे कैसे निकला ये फॉर्मूला, v फाइनल वेलोसिटी होता था, यहाँ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा 2, इनिशियल वेलोसिटी u होता था, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे डालेंगे ओमेगा 1, ए लीनियर एक्सीलरेशन या सिर्फ एक्सीलरेशन बोलते हैं, यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन है जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं, टाइम तो अपने जगह t है ही। फिर देखिए दोस्तों, ए का फॉर्मूला हम लोगों ने एक पढ़ा था v माइनस यू बाई टी, इसी फॉर्मूले से निकला था v माइनस यू बाई टी। तो ए की जगह पे अल्फा, v की जगह पे ओमेगा 2, u की जगह पे ओमेगा 1, t रहेगा। फिर s बराबर ut प्लस हाफ t स्क्वायर। तो दोस्तों s की जगह पे थीटा हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट है यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, u की जगह पे ओमेगा 1, t अपने जगह प्लस हाफ, a की जगह पे अल्फा, फिर t। v स्क्वायर का फॉर्मूला पड़ा u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as। v की जगह पे ओमेगा 2 का स्क्वायर, u की जगह पे ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे अल्फा और s की जगह पे क्या पुट करेंगे, थीटा पुट करेंगे। तो नए इक्वेशंस बनते जा रहे हैं। a का मामला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2s। तो आप v की जगह पे फिर ओमेगा 2 बैठाएंगे, u की जगह पे ओमेगा 1, 2 और s की जगह पे थीटा पुट कर देंगे। तो एक नया फॉर्मूला बन जाएंगे। सारे जो इक्वेशंस बन रहे हैं इनका नाम है इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। एक बार मैं फिर से दिखाना चाहूंगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, नई चीजें, इतना सब तो पहले ही पढ़ा दिए थे आपको, यहाँ से नई चीज बताइए आपको, इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। अब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रही है तो वहां पे सारे इक्वेशंस आपके चेंज हो जाएंगे। चेंज कैसे होंगे उसको सीखना है। इसमें यही करना है कि फाइनल वेलोसिटी v के जगह पे हम लोग ओमेगा 2, इनिशियल वेलोसिटी u के जगह पे ओमेगा 1, एक्सीलरेशन के जगह पे एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, टाइम में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, t को t रहने देंगे। एक नया इक्वेशन बन गया ओमेगा 2 इक्वल ओमेगा 1 प्लस अल्फा 2। फिर देखिए a का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी, a की जगह पे अल्फा, v की जगह पे ओमेगा 2, u की जगह पे ओमेगा 1, टाइम तो हमेशा टाइम ही रहता है। फिर एक नया इक्वेशन बन गया। नेक्स्ट फॉर्मूला s बराबर ut प्लस हाफ t स्क्वायर, s की जगह पे थीटा, u की जगह पे ओमेगा 1, t अपने जगह रहा प्लस हाफ, a की जगह पे अल्फा, t की जगह पे t रहा, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे। v स्क्वायर का फॉर्मूला u स्क्वायर प्लस 2s, फिर v की जगह पे ओमेगा 2 स्क्वायर कर दें, u की जगह पे ओमेगा 1 स्क्वायर कर दें, स्क्वायर है प्लस 2, a की जगह पे अल्फा, s की जगह पे थीटा पुट कर दें। फिर एक नया इक्वेशन बन गया। इसी फॉर्मूले से फिर ये वाला भी निकलता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2s। तो यहाँ पे a की जगह पे अल्फा, v की जगह पे ओमेगा 2, u की जगह पे ओमेगा 1, 2 और s की जगह पे थीटा पुट करते हैं। इस तरह से ये जो 5 इक्वेशंस आए, इन्हीं इक्वेशंस का नाम है इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। इन सभी इक्वेशंस को कहा जाता है घूर्णन गति का समीकरण। इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल घूर्णन गतिकी का समीकरण कहा जाता है। तो इसमें देखिए हम लोग फिर लौटेंगे, लेकिन इसके आगे पढ़ने के लिए अब आपको सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, तो फिर हम लोग आएंगे किस पे, इक्वेशन रोटेशनल डायनामिक्स में। फिर हम लोग इस पे लौट के आएंगे, लेकिन इसके पहले आपको अभी पढ़ना पड़ेगा पहले व्हाट इज सेंटर ऑफ मास और फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फिर लौट के रोटेशनल डायनामिक्स पे आएंगे। तो दोस्तों सेंटर ऑफ मास क्या है, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, हिंदी में द्रव्यमान केंद्र कहते हैं, शॉर्टकट में सीएम से डिनोट करेंगे। इसी का दूसरा नाम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है, जिसको CG से डिनोट करते हैं, C फॉर सेंटर एंड G फॉर ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी CG, सेंटर ऑफ मास CM। तो दोस्तों ये है क्या, ये एक एक्चुअल में सही माने में मानिए तो ये एक हाइपोथेटिकल चीज है, काल्पनिक चीज है। हम लोग ये मानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हो, केंद्रित हो, जमा हो। देखिए हम लोगों को आगे चलकर जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो वहाँ पे हर एक पार्टिकल का लेना पड़ता है मास, डिस्टेंस, और एक ऑब्जेक्ट लाखों कणों से बनी होती है।
तो लाखों टन ले सकते हैं आप? इम्पॉसिबल। तो वहाँ पे फिर हम लोगों को ये करना पड़ता है कि पूरे ऑब्जेक्ट के मास को किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट मानते हैं, केंद्रित मानते हैं, जमा मानते हैं। उसी पॉइंट का नाम होता है सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। डिफिनेशन है ये, देखिए सीएम के नाम से फेमस है, चीफ मिनिस्टर ना समझेंगे, सेंटर ऑफ मास समझेंगे, सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझेंगे। दोनों पॉइंट एक ही जगह होगा, जहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा वही पॉइंट का नाम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होगा। हर एक ऑब्जेक्ट का मास उसके अंदर के किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट, हिंदी में केंद्रित, उर्दू में आप बोल सकते हैं जमा। टोटल ऑब्जेक्ट का मास, हमारा बॉडी है तो मास तो हर जगह है ना, सर से लेके पैर तक हर जगह मास है। लेकिन क्या करते हैं, पूरे बॉडी का मास हम लोग अपने नाभि पे सेंटर मारते हैं। आदमी का जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या, उसका नाभि है, ये बिल्कुल बीच में है ना, बॉडी के बीच में आ रहा है। तो जनरली सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बीच में होगा। सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? जनरली बीच में होगा। तो जैसे सर्कल है, वृत्त है, उसका सेंटर ऑफ मास उसका सर्कल हो जाएगा, सर्कल का सेंटर हो जाएगा। एस्फीयर है तो उसका सेंटर होगा, एस्फीयर का सेंटर। इसी तरह से अगर आप आयत की बात करते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्यूब, क्यूबॉइड, उस सबका सेंटर कैसे निकलेगा? डायगोनल्स को काटिए, विकर्णों का कटान बिंदु बीच में कहाँ पे आएगा? विकर्ण जहाँ पे कटेगा वही पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। सीएम से डिनोट करेंगे, इसी का दूसरा नाम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है। तो ये कहाँ होता है? जनरली बीच में होता है। कहाँ होता है ये? बीच। अगर यूनिफॉर्म शेप्ड ऑब्जेक्ट है, वस्तु एक समान आकार की है, तब उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ हो जाएगा? बिल्कुल बीच में होगा, सेंटर पे होगा। और टेढ़ी मेढ़ी वस्तु है तो उसके लिए अलग तरीका होता है निकालने का, वो आपको अगले लेक्चर में समझाया जाएगा, बताया जाएगा। यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल्स दिए हैं सब यूनिफॉर्म शेप्ड ऑब्जेक्ट, एक समान आकार की वस्तु है। सर्कल है ना, ये हर जगह एक समान रूप से होता है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ हो गया? सेंटर पे हो गया। एस्फीयर का सेंटर पे हो गया। बाकी जो है मैंने अब एग्जांपल लिया, रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्यूब, क्यूबॉइड, इन सब का विकर्णों का कटान बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स हो गए। इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड, सेंट्रोइड क्या होता है? यहाँ पे आप माध्यिकाओं का कटान बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ मीडियंस, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ मीडियंस, जिसको सेंट्रोइड कहा जाता है। सेंट्रोइड माध्यिकाओं का कटान बिंदु, माध्यिकाओं का कटान बिंदु ही उसका सेंटर ऑफ मास माना जाता है। और सिलेंडर की बात करें, सिलेंडर, पेलन, उनका जो बीच से लाइन जाता है उसको एक्सिस कहते हैं। एक्सिस का मिड पॉइंट ही सेंटर ऑफ मास होता है, जिसको आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी के भी नाम से जानते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। कहीं कोई प्रॉब्लम है, डाउट है, पूछिए। धन्यवाद।